श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन होने वाला है। और दोस्तों इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है ये पूरे 12 सालों बाद लगने वाला है। और दोस्तों ये महाकुंभ सबसे बड़ा महाकुंभ माना जाता है। हिंदू धर्म का ये बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। और इस बार 2025 में 13 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक पूरे 45 दिनों का ये महाकुंभ रहने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग भी इस महाकुंभ में आने वाले हैं या कोई प्लान बना रहे हैं या आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोग कुंभ मेले में आ रहे हैं तो आपको आना कैसे है, ट्रेन से आना है कि बस से आना है। अगर वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ रहना खाना रुकना की क्या व्यवस्था रहेगी, आप लोगों को कैसे क्या अपनी सारी व्यवस्था घर से बना कर लेकर आनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग भी प्रयागराज के इस महाकुंभ मेले में किसी भी दिन आने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, आपको बहुत यहाँ से मदद मिल जाएगी। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो त्यौहार है महाकुंभ का, ये हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। और इस महाकुंभ में हर दिन करोड़ों लोग जो है यहाँ पर डुबकी लगाते हैं। इस महाकुंभ में शाही स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि शाही स्नान करने से हमारे समस्त जो पाप होते हैं उनका नाश होता है। और शाही स्नान का एक अर्थ आप ये भी समझ सकते हो कि शाही स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आप इसे पुण्य स्नान भी कह सकते हो। और दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इलाहाबाद है या जो प्रयागराज है, क्योंकि इलाहाबाद प्रयागराज का पुराना नाम है पर अभी जो नाम है इसका वो प्रयागराज है। तो प्रयागराज जो है सबसे पुराना शहर है, इलाहाबाद इसका पुराना नाम था। और यहीं पर त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का मतलब ये है कि इसी जगह पर इलाहाबाद में ही प्रयागराज में 3 नदियों का संगम हुआ है, मतलब 3 नदियाँ एक ही जगह आकर मिली हुई हैं। अब वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? वो नदियाँ हैं दोस्तों गंगा, यमुना और सरस्वती। जिसमें से गंगा और यमुना नदी तो आपको दिखती हैं पर सरस्वती नदी नहीं दिखती है, वो अदृश्य है पर वो है वहाँ पर, है ना। तो इसलिए दोस्तों वहाँ त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहाँ 3 नदियों का मिलन हुआ है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बता दें सारी जानकारी कि आप लोगों को आना कैसे है, रुकना खाना पीना कैसे है, शाही स्नान की तिथियाँ कैसी हैं, मतलब कौन से दिन शाही स्नान होने वाला है, कब तक मेला चलने वाला है, आपका खर्चा कितना हो जाएगा, आपको क्या क्या व्यवस्था अपने साथ में रख कर लेकर आनी है, किस किस लोगों को आपको अपने साथ में लाना चाहिए, किन लोगों को नहीं लाना चाहिए, सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, इस महाकुंभ के मेले में करोड़ों लोग हर दिन आने वाले हैं। आप ये मानकर चलो कि बहुत ज़्यादा भीड़ उस समय होने वाली है। तो व्यवस्था हम लोगों को घर से ही चलकर मतलब कर चलनी पड़ेगी, है ना। अब हम आपको बता दें कि सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को जो है अपने साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें रखनी हैं जो आपको हमेशा काम में रहती हैं। जैसे कि आप लोगों को उन लोगों को अपने साथ में बिल्कुल भी नहीं लाना है जिन लोगों को ज़्यादा कुछ परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि महाकुंभ की जो तिथियाँ हैं, महाकुंभ जिस समय में लगने वाला है उस समय वहाँ पर ठंड भी बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे भी त्रिवेणी संगम है, तो वहाँ पर आप लोगों को ठंड का बहुत ज़्यादा एहसास होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपके घर के बुज़ुर्गजन भी आपके साथ आ रहे हैं तो आप उनकी पूरी व्यवस्था अपने साथ में कर लेकर आएँ, क्योंकि बुज़ुर्गों को बहुत परेशानी होती है अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना। इसी के साथ में दोस्तों बच्चों की भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने साथ में छोटे बच्चे लेकर आ रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लेकर आइएगा, क्योंकि जब वहाँ पर स्नान होता है तो स्नान में बहुत सारी भीड़ होती है और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखकर ही स्नान करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल धक्कों में लोग चलते चले जाते हैं और डुबकी लगाकर आ जाते हैं। इसलिए आप लोग बहुत सोच समझकर अपने घर के बुजुर्गजन को और अपने घर के बच्चों को लेकर आइएगा। हाँ आप ख्याल रख सकते हैं, आप बिल्कुल लाइएगा। हम आपसे मना नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को नहीं लाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन होगा क्योंकि वो इस महाकुंभ में आएंगे और इस महाकुंभ की डुबकी भी यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों वहाँ पर जो मतलब रुकने रहने की क्या व्यवस्था रहेगी वो भी सुन लीजिए। देखिए वहाँ पर जो साधु संत होते हैं उन लोगों के रुकने की तो व्यवस्था वहाँ पर वो लोग करते ही करते हैं, पर आप लोग जब वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवा भी रहेगी। वहाँ पर मुफ्त जो शौचालय होते हैं वो भी रहेंगे। इसके बाद में वहाँ पर कथा पंडाल भी सजाए जाएंगे, जहाँ पर कई बड़े बड़े जो कथावाचक होंगे वो कथा आकर भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों महाकुंभ की इस तैयारी में जो है वहाँ
पर महाकुंभ के समय में 37,000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी पर रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो सुरक्षा है वो बिल्कुल अच्छे से बनी रहेगी। इसी के साथ में 22,000 से भी ज़्यादा सफाई कर्मचारी वहाँ पर लगे होंगे, ताकि किसी भी तरह की जो मतलब सफाई की जो कमी है वो ना हो पाए, है ना। इसी के साथ में दोस्तों आपने देखा होगा, एक नाम ज़रूर सुना होगा पीपा पुल का, जो कि नदी को पार करने के लिए इलाहाबाद में या प्रयागराज में बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर 30 पीपा पुल का पूरा निर्माण किया गया है, जिसमें आप नदी से इस पार से उस पार जा सकते हो, जिसे आप पांटून पुल भी कहते हो। तो नदी पार करने के लिए 30 पीपा पुल भी बनाए गए हैं। अगर आप लोग खुद की गाड़ियों से आ रहे हो तो वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग किसी शाही स्नान की तारीख पर आ रहे हैं तो आप ये मानकर चलना कि आपको 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। अगर आप बिना शाही स्नान की तिथि पर आ रहे हैं, मतलब जिस दिन शाही स्नान नहीं होने वाला है, अगर आप उस दिन आ रहे हैं तो आपको कम से कम ही 1 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। क्योंकि शाही स्नान के दिन पर वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था होती है वो हर रास्तों को बंद कर देती है, ताकि कोई भी व्यवस्था जो है उनकी बिगड़े ना। इस वजह से शाही स्नान के दिन आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा। आपको उस समय हो सकता है कि जो ई रिक्शा होते हैं वो भी ना मिल पाएँ, इसलिए जो बुजुर्गजन हैं वो अपनी सारी व्यवस्था को देखकर ही चले, है ना। इसके बाद में दोस्तों वहाँ पर आप लोगों की पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी जाएगी, है ना। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि भाई आप लोगों को यहाँ पर आना कैसे चाहिए, आपको क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर मिलेंगी, वो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ तक आने के लिए अभी बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेन्स जो है सरकार द्वारा चलाई जाएंगी, जिसमें 13,000 से भी ज़्यादा जो स्पेशल ट्रेन्स हैं वो सीधा प्रयागराज के लिए चलेंगी। और प्रयागराज में ही जो है वहाँ पर भी जो छोटी ट्रेनें होती हैं वहाँ पर भी वो चलेंगी। प्रयागराज में एक स्टेशन नहीं है, प्रयागराज में कई स्टेशन हैं, पर सबसे पास वाला जो स्टेशन है वो प्रयागराज जंक्शन ही है। हम आपको कुछ स्टेशंस के नाम बता देते हैं जो कि प्रयागराज में ही स्थित हैं। सबसे पहला तो प्रयागराज जंक्शन ही है, जो कि संगम के बहुत किनारे पर है, मतलब बहुत ही पास में है ना। इसके बाद रामबाग स्टेशन है, इसके बाद प्रयाग संगम स्टेशन है, नैनी जंक्शन है, इसके बाद में छिवकी जंक्शन है, इसके बाद में दारागंज है। ये दारागंज जो रेलवे स्टेशन है ये अब बंद हो चुका है। सुबेदारगंज है, पगरौली है, फाफामऊ जंक्शन है और झूसी है। अगर इन किसी भी स्टेशनों में से आपके यहाँ से आने के लिए कोई ट्रेन है तो आप उस ट्रेन को बुक कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को इस समय में ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम तो जनरल के डिब्बे में आ जाएंगे, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। और परिवार के साथ तो ऐसा सोचिएगा ही मत कि आप जनरल के डिब्बे में आ जाएंगे, क्योंकि जनरल के डिब्बे में पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। इसलिए आप लोग अपना रिजर्वेशन आज ही करा लें। आज ही किसी भी कहीं ना कहीं तरीके से आप लोग अपना रिजर्वेशन पहले से करा लें और रिजर्वेशन कराकर अपना रख लें। जिस भी तारीख को आपको आना है, शाही स्नान के दिन पर आना है या किसी और दिन आना है, तो आप अपनी उस दिन की तारीख को मतलब ट्रेन में बुक करा लें, रिजर्वेशन कराकर रख लें। इसके अलावा दोस्तों आप ट्रेन के माध्यम से ना आना चाहें तो भाई आप लोग जो है बसेस से भी आ सकते हैं। कई ज़्यादा बसेस भी जो है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से जो है यहाँ पर निकलेंगी, वो भी प्रयागराज के लिए। इसी के साथ में आप अपने खुद के वाहन से भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको वहाँ पर सारी व्यवस्था मिल जाएगी पार्किंग वगैरह की, तो आप अपने वाहन से भी आ सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़, सबसे सही जो माध्यम रहेगा आप लोगों को प्रयागराज पहुँचने के लिए वो ट्रेन का ही रहेगा। आप किसी भी ट्रेन में अपनी रिजर्वेशन कराकर अपनी ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं प्रयागराज आने के लिए। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि हम लोग प्रयागराज पहुँच जाएंगे डुबकी लगाने के लिए। इसके बाद में वहाँ पर रहना खाना कैसे क्या रहेगा, शाही स्नान की तारीखें क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको शाही स्नान की तारीखें बता देते हैं कि कब कब शाही स्नान वहाँ पर होने वाला है। देखो जो सबसे पहला शाही स्नान है, एक तरीके से आप ये कह लो कि उस दिन से हमारा जो महाकुंभ है वो शुरू होगा, उस दिन से आगाज़ होगा। तो 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन से शाही स्नान का आगाज़ होगा, प्रयागराज के महाकुंभ का आगाज़ होगा। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो सबसे पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 के दिन पौष पूर्णिमा के दिन रहेगा। उसके बाद में जो मुख्य स्नान होता है 14 जनवरी का, जो कि एक तरीके से पहला स्नान माना जाता है मकर संक्रांति के दिन का, जो कि दूसरा शाही स्नान आप कह सकते हो, पर पहला इसे ज़्यादा मुख्य रूप से कहा जाता है। तो 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन भी शाही स्नान रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरा शाही स्नान होगा वो मौनी अमावस्या के दिन होगा, जो कि 29 जनवरी 2025 के दिन यहाँ पर रहने वाली है। इस दिन तीसरा शाही स्नान और बहुत महत्वपूर्ण शाही स्नान होगा। इसके बाद में दोस्तों जो चौथा शाही स्नान होगा वो 3 फरवरी 2025 के दिन वसंत पंचमी के दिन ये रहने वाला है। इसके बाद में जो पाँचवा शाही स्नान होगा वो 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन रहने वाला है। इसके बाद में जो छठवां और आखिरी शाही स्नान
स्नान होगा वो 25 फरवरी 2025 के दिन महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये वो थी जो तिथियां जिस दिन पर जो है शाही स्नान यहाँ पर होने वाला है। अगर आप लोग शाही स्नान के दिन पर आ रहे हो, शाही स्नान में आपको डुबकी लगाना है, तो अपने साथ उन लोगों को लाइएगा जिन लोगों की अच्छी खासी हेल्थ, मतलब उनको कोई भी अंदर से तकलीफ़ ना हो, कोई बीमारी ना हो या ठंड से कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उस समय जो है भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी शाही स्नान के दिन पर। ठीक है, और शाही स्नान के लिए जब आप लोग आ रहे होंगे तो भाई आपको पहले ही पहुँचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शाही स्नान के दिन बिल्कुल सुबह ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर सुबह पहुंचोगे तो आपको वहाँ पर पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, है ना। इसलिए शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो एक दिन पहले आ जाइए। शाही स्नान के दिन नहीं आ रहे हैं, किसी और दिन आ रहे हैं नॉर्मल दिनों में, तो भाई आप उस दिन सुबह भी आ सकते हैं, सुबह के सुबह आकर डुबकी भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो एक दिन पहले आने का पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपको मतलब आप अपने प्रयागराज संगम के पास तक जो है किसी न किसी साधन से पहुंच जाएंगे, अन्यथा आपको फिर पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर आने से पहले ध्यान रखनी है। इसके बाद में जब आप अपने घर से निकलें तो अपना खाना पीना ऐसा रख कर चलें कि हाँ वो आपके अगले दिन के लिए भी आपको काम आ जाए, क्योंकि उस समय वहाँ पर लोग अपने हर चीज़ों के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखेंगे। तो अपने घर से अपनी दवाइयाँ, अपने ओढ़ने, अपने स्वेटर वगैरह, अपनी कंबल वगैरह सारी चीज़ें रख कर लाइएगा, ताकि आपको वहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी ना हो। ठीक है, दवाइयाँ जिनको लगती हैं वो अपनी दवाइयाँ साथ में रख कर चलिएगा। एक दिन का खाना आप लोग अपने साथ में पहले से घर से बनाकर रख कर लेकर आइएगा, ताकि अगर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं भी मिलती है, वैसे तो सब कुछ मिलेगा पर आप अपनी व्यवस्था पूरी बनाकर चलना। ठीक है, तो आप एक दिन का खाना जो है जहाँ तक आप अपना बनाकर लाइएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आपको प्रयागराज स्टेशन से लेकर जो है मतलब आपको ई रिक्शा वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और प्रयागराज के आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन के हमने आपको नाम बताए वो सारे 7-8 किलोमीटर के अंदर ही आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे पास में जो स्टेशन है वो प्रयागराज जंक्शन है। ठीक है, तो सबसे सही स्टेशन आपके लिए यही माना जाएगा। इसके बाद में रुकने की क्या व्यवस्था वहाँ पर रहेगी, तो देखो रुकने के लिए यहाँ पर आपको अभी जो सुविधा दी जा रही है वो ऑनलाइन बुकिंग दी जा रही है। मतलब सरकार ने 6 ऐसी कंपनियाँ हैं जिनको टेंडर दिया है कि वो वहाँ पर अपने टेंट वगैरह लगाकर उनको किराए पर दे सकती है ना, जिनकी लिंक अगर आप लोग बोलोगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आप लोग वहाँ से टेंट बुकिंग करते हो तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा महंगे रेटों में यहाँ पर आपकी टेंट बुकिंग होगी, मतलब आपके रुकने की व्यवस्था होगी। पर हम आपसे ये कहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन बुकिंग ना करके आप वहीं पर जाकर जो है सारी व्यवस्था देखिएगा, वहीं पर इंस्टेंट जाकर अपने होटल वगैरह जो भी है वो बुक कीजिएगा। अब जो लोग कहेंगे कि भैया अभी उस समय तो होटल बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, 1000 रुपये एक पर्सन का एक नाइट के लिए रहेगा, तो भाई वो तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो हमने आपको शुरुआती कीमत बताई है उस समय की 1000 रुपये, बाकी 4000 रुपये प्रति व्यक्ति, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 बहुत महंगे महंगे आपको वहाँ पर टेंट मिलने वाले हैं, तंबू मिलने वाले हैं, जो कि संगम के पास में रहेंगे। जिन लोगों के पास इतनी मतलब जिनका इतना बजट नहीं होगा उनके लिए भी वहाँ पर रैन बसेरा वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, जो कम में आप लोगों को बेड वगैरह वहाँ पर आसानी से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको वहाँ पर थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, पर ऑनलाइन बुकिंग से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। वहीं पर जाकर आप जो भी रूम वगैरह लेना चाहते हैं, टेंट बुकिंग करना चाहते हैं, वहीं पर जाकर करिएगा। ठीक है, और जिनका ज़्यादा बजट नहीं है उन लोगों के लिए भी वहाँ पर रैन बसेरे सारी चीज़ें की व्यवस्था जो है निःशुल्क वहाँ पर की जाएगी, और निःशुल्क भोजन की भी वहाँ पर व्यवस्था चलेगी। पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, इसलिए हमने आपसे बोला कि एक दिन का आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके वहाँ पर कोई पंडित जन है जो कि आपके पहचान के हैं, या आपका कोई रिश्तेदार है जिससे आपकी अच्छी पहचान है, आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर रहता है, तो आप उनसे ही बात कीजिए। आप किसी के घर मत जाइए, कोई टेंट बुक मत कीजिए, कोई होटल बुक मत कीजिए। अगर आपके कोई रिश्तेदार वहाँ पर हैं तो आप उनके ही घर जाइए, अन्यथा आपके कोई पंडित जन या जो पंडा वहाँ के होते हैं उनसे कोई पहचान है तो आप उनसे बात कर लीजिए। वो जितना आपसे पैसा लेंगे आप उनको दे दीजिएगा, क्योंकि वो कम से कम ही आपसे पैसा लेंगे वहाँ पर रुकने के लिए। और उनकी जो मतलब तंबू वगैरह उन्होंने जो अपनी जगह संभाल कर रखी होगी वो संगम के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर होगी, है ना। और जब भी आपका होटल लेने का मन है कम पैसों में, तो भैया आप लोगों को जो है स्टेशन से और महाकुंभ त्रिवेणी संगम से थोड़ा दूरी पर आना पड़ेगा, क्योंकि महाकुंभ त्रिवेणी संगम के पास में और रेलवे स्टेशन के पास में काफ़ी ज़्यादा महंगे रेटों में आपको उस वक्त जो है होटल्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ी दूरी पर जाकर आप लोग उस वक्त देखिएगा कि आपको वहाँ पर सस्ते में हो सकता है कि होटल्स मिल जाएँ। बाकी होटल्स के रेट उस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े रहेंगे, और आपको लोगों के लिए जो खाने वगैरह की व्यवस्था है वो आप अपने साथ में लेकर आइएगा। बाकी ना भी ला पाएँ तो भाई आप वहीं पर होटल्स में जो है जो खाने की व्यवस्था रहेगी आप वहाँ पर खाना पैसे में भी खा सकते हैं, अन्यथा जो फ्री सेवा रहेगी त्रिवेणी संगम के आसपास वहाँ पर भी आप लोग
भोजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छे से सोच समझ कर आइएगा, आपकी क्षमता है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, सारी चीज़ों को अपने साथ में रख कर लेकर आइएगा। अपनी व्यवस्था खुद बना कर लेकर आइएगा, भले ही आपको वहाँ पर मिल जाएगी, पर आप अपनी तरफ से खुद सारी व्यवस्था लेकर चलिएगा। ठीक है, तो हम हैं, आशा है कि हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है और अगर आप लोग इस त्रिवेणी महासंगम में आ रहे हैं, महाकुंभ में आ रहे हैं 2025 के, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई प्रश्न है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ बत्ती.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय।